नमस्ते, वेलकम टू प्रणति आईएएस। रेयर डिजीज क्या है और यह कितने प्रकार के हैं, आज इसके बारे में हम बतलाएंगे। विश्व स्तर पर कितने लोग इससे प्रभावित हैं और भारतीय लोग इससे कितने प्रभावित हैं, इसके कितने प्रकार हैं, उन सब को आज हम चर्चा करेंगे। वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि यह आपको बता देते हैं, रेयर डिजीज जो है आपको लेसर देन 2 लाख 2 लाख पीपुल में यह आपको एक लोगों को होता है, यह ध्यान रखिएगा। मेनली यह जो रेयर डिजीज है जेनेटिक है, और यह जेनेटिक का मतलब होता है इट कैरीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं, इसको हम जेनेटिक डिजीज के रूप में जानते हैं। और इसके सबसे बड़ी है टाइप्स, अगर की हम बात करते हैं तो लगभग 5,000 to 800 रेयर डिजीज अभी पूरे विश्व में पाए गए हैं। और इसका जो पॉपुलेशन को अभी तक प्रभावित किया है, 6 to 8% पॉपुलेशन को यह प्रभावित किया है। इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। रेयर डिजीज इंडिया में अभी कौन-कौन से रेयर डिजीज इंडिया में प्रभावित कर रहे हैं, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हीमोफीलिया तो है ही, हीमोफीलिया के अलावे है थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी इन चिल्ड्रंस है, ऑटो इम्यून डिजीजेज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स है, और पोम्पे डिजीज जो है, और गौशर डिजीज जो डिजीज है वह तो बहुत फेमस है। अभी आपको गौसर डिजीज के बारे में हिंदू में बहुत बड़ा आलेख आया था। वह बहुत ही विस्तार में इसकी चर्चा की गई है। गौसर डिजीज बहुत ही आपको फेमस डिजीज अभी हो गया है रेयर डिजीज में। तो और पोम्पे डिजीज भी अभी बहुत फेमस है। इस दो पर प्रश्न आने की पूरी संभावना है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि करंटली जो इसका न्यूज़ में कैसे आया, तो आपको बता रहे हैं कि ये एक्ट्रेस सुहानी भटनागर हैं। वह जो है डर्मेटो मायोसाइटिस से प्रभावित रही हैं, और वह मात्र 19 वर्ष की अवस्था में मर गई है। डर्मेटो मायोसाइटिस जो है वो भी रेयर डिजीज में आते हैं, और इसके आने से आपको सुहानी जो हैं भटनागर जो हैं प्रभावित हो गई और यह डेथ कर गई। इसलिए यह कई बार हिंदू में इसकी रपट आई है, कई बार इसकी रिपोर्ट आई है, न्यूज़ आई है, आलेख आए हैं, तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देने की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ 5,000 से 8,000 जो म नोन डिजीज़ेज़ है, जिसको आपको डिजीज़ेज़ हैं जिसका ट्रीटमेंट मात्र 5% लोगों को हो पा रहा है। और इसमें जो है मुख्य रूप से बेसिक हेल्प है, क्योंकि बेसिक हेल्प में यही आप कर सकते हैं कि इसका डायग्नोसिस प्रॉपर्ली हो और प्राइमरी स्तर पर हो, क्योंकि काफ़ी स्टेज बढ़ जाने पर फिर दिक्कत होती है। तो यह जो है, यह इसमें रेयर डिजीज़ में सबसे बड़ी बात है कि यह अफ़ोर्डेबल नहीं है, काफ़ी महँगा है, और इससे बहुत सारे डेथ होने लगे हैं। तो इसलिए यह जो है आपको ग्लोबल स्तर पर इसका जो है 450 जो है काफ़ी फेमस रेयर डिजीज़ेज़ अ, होने लगे हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने आपको कई बार बतलाया है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी गौसे डिजीज जो हैं वह म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स टाइप 1, जिसको हम MPS 1 कहते हैं,
और व्हिपल डिजीज भी खूब पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, व्हिपल डिजीज है। इसके बाद डर्मेटो मायोसाइटिस जो है, सुहानी के बारे में हमने आपको चर्चा किया ही है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है, SMA शॉर्ट में कहा जाता है, यह मेजर रेयर डिजीजेज इन इंडिया है। इंडिया में यह डिजीजेज बहुत आपको प्रभावित कर रहे हैं साधारण लोग को भी। यह जो है आपको बता रहे हैं 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ इंडियन जो हैं आपको एक बता रहे हैं कि आपको धीरे-धीरे सफ़र कर रहे हैं। इसमें से वह जो है 1 रेयर डिजीज़ जो है अनदर लोगों को हो रहा है, जिसमें आपको मैक्सिमम 75% चिल्ड्रन आते हैं। तो इसके लेकिन इसको पता ही नहीं चल पाता है। सबसे बड़ी बात है प्राइमरी स्टेज पर पता नहीं चलता, जब तक पता चले तब तक यह काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, पता नहीं चलता है कि यह कौन-सी बीमारी है। तो ये भी इस पर बहुत चर्चाएँ विषय हो चुका है। इसका नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज NPRD जो है 2021 में इस पॉलिसी बनी है। इस पर रिसर्च का, डेवलपमेंट का, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जिससे डॉक्टर लोग प्रॉपर्ली डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट कर सकें। दूसरा है लोकल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स और क्रिएशन ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर इंडिजिनस मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स ऑफ रेयर डिजीज जो एफोर्डेबल हो और एफोर्डेबल कॉस्ट पर यह संभव हो सके। मैं आपको बता रहा हूं कि यह आपको ये डिजीजेज जो हैं इसके टाइप्स और ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। 3 ग्रुप्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 है कि जो वन टाइप क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। ऐसे रेयर डिजीज या बहुत कम है, रेयर डिजीज में भी रेयरेस्ट है जो वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है जिसका। और दूसरा है कि इसमें आपको डिजीज रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म एंड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होते हैं, तो वह ग्रुप 2 में आते हैं। तीसरा जो है डिफिनिटिव ट्रीटमेंट जो है वह तो है लेकिन काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और लॉन्ग लाइफ थेरेपी होता है, तो यह जो बहुत ही मुश्किल होता है पेशेंट के लिए और साधारण जन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यह भारत में कहाँ-कहाँ है। तो यह जो आपको बता रहा हूँ भारत में 8 आपको 5 एंड 3 हो गया, 8 हो गया। 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो आपको डायग्नोसिस को डायग्नोज करता है, बीमारी का डायग्नोसिस प्रॉपर्ली करता है, प्रिवेंशन का काम करता है और ट्रीटमेंट का काम करता है इस रेयर डिजीज को। दूसरी चीजें हैं 5 जो है सो निदान केंद्र हैं जो जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस पर भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो आपका 5 जो है निदान सेंटर है, यह हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। भारत के लिए यह क्या चैलेंज लेके आया है? तो यहाँ पर चैलेंज यह है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट की फैसिलिटी उतनी नहीं है, 95% रेयर डिजीज़ जो है जिसका कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है और लेस देन 1 टू 10% जो हैं, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करा पाते हैं, तो बहुत ही कम है हमारे यहाँ, काफ़ी कमी है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू डिलेड एंड मिस डायग्नोसिस। हम लोगों को एक्चुअली डॉक्टर उस स्तर के डॉक्टर नहीं हैं, मेडिकल स्टाफ की कमी है, प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर पैथोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल या अन्य टेक्निकल सपोर्ट की कमी के चलते
हम लोगों का डायग्नोसिस है प्रॉपर्ली नहीं होता, मिस डायग्नोसिस उसको कह सकते हैं या डिलेड डायग्नोसिस कह सकते हैं और लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसोर्स भी हमारे पास बहुत कम है, जो पेशेंट को हम प्रॉपर्ली दे सकें। तो यह हमारे लिए चैलेंज है, इस पर भारत सरकार अमल कर रही है और ध्यान दे रही है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और यह आम लोगों को भी इसके लिए सतर्क करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसका सबसे ज़्यादा प्रभावित जो लोग हैं उसमें आपको बता रहे हैं चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा प्रभावित है इन इन कंपैरिजन टू एडल्ट चिल्ड्रन मैक्सिमम प्रभावित है और लेकिन एडल्ट के बनिस्बत आपको देखे देखे भी होंगे और आप ध्यान भी देते हैं और पता भी नहीं चलता है बच्चे का डेथ हो जाता है और प्रॉपर्ली डायग्नोसिस नहीं होने के बाद बच्चे डेथ हो जाते हैं तो यह हम लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो कॉस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा है। मैं 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक समझिए कि वार्षिक इसमें खर्च लगभग हो जाता है। तो काफ़ी एग्ज़ॉस्टिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं यही कहूँगा कंक्लूज़न के स्तर पर यही कहूँगा कि इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, स्पेशलाइज़ेशन केयर की ज़रूरत है और जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर किसी को अगर हो जाता है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको फैमिली प्लानिंग वगैरह करा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आगे के जनरेशन को नहीं हो पाया। क्योंकि जेनेटिक ही इसमें मैक्सिमम है और जेनेटिक जो है व्हिच कैरीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यह जाते हैं। तो यह हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों को फैमिली प्लानिंग करा देना चाहिए, जो एडल्ट इससे प्रभावित हैं या जो बच्चे प्रभावित हैं, जो बड़े होके शादी करेंगे तो उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह सोर्स हम कहाँ से लिए हैं, तो सोर्स है हिंदू पेपर में बराबर आर्टिकल के रूप में आता रहता है और यह जो है रेयर डिजीज़ के बारे में आपको गूगल से और अन्य कई पुस्तकें आई हैं जिसके द्वारा हमने उसको कंपाइल कर के यह बनाया है। जय हिंद, जय भारत।